Good morning, good evening, good afternoon, guys. Welcome to your very own channel GST with Kaustav. ये अपना सी ए इंटर के May 21 अटेम्प्ट का रिवीजन तो है नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है। तो मैं बहुत टाइमली मैनर में कंप्लीट करूँगा। आपका पूरा सिलेबस 100% कवरेज करेंगे। एंड कुछ कभी कभी ऐसा मन करता है, देखो मैं तो अपना रूम में अलग से बैठ के रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, आप लोगों से बात करने की बहुत मन करता है, बट वो हो नहीं पाता है सच ये ऑनलाइन मीडियम में। तो कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज ये दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। तो द चैप्टर इज़ जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड इंडिया में भला जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है उसको सीखेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? जीएसटी इन इंडिया, दिस इज बेसिकली द फ्रेमवर्क पार्ट एंड इंट्रोडक्शन। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब दिस इज अ ब्रीफ ऑफ जीएसटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट का कॉकटेल है। तो गाइज देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या क्या है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1। देन फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पॉइंट नंबर 2। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, आर पॉइंट नंबर 3, which is part number 3. Concept of GST, part number 4. Need for GST in India, part 5. GST framework, obviously in India का ही बात कर रहे हैं हम लोग, part number 6. Then the next part is benefits of GST, part number 7. And part number 8 will be constitutional provisions. So this will be basically our learning objectives of this very chapter. How irritating these notifications all the time ना। आपको भी इरिटेट करते होंगे ना ये नोटिफिकेशंस, क्या करें। तो हम लोग पढ़ाई से जुड़े रहते हैं ना, तो ये नोटिफिकेशंस भी कभी कभी ज़रूरी होता है, इसलिए सब ऑन करके रखते हैं। तो गाइज दिस इज़ आवर पार्ट 1। तो सबसे देखो, हालांकि टैक्स क्या है, इसका डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है आपके एग्ज़ाम में कभी आप लोगों को ये पूछा नहीं जाएगा कि डिफाइन व्हाट इज़ टैक्स, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड टैक्स क्या होता है। टैक्स इज़ अ पिक्यूनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट। तो जो इंडिविजुअल्स है ना, इनके ऊपर दो टाइप के टैक्सेस है, वन इज़ डायरेक्ट एंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एंड जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, ये प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर जो टैक्स है, ये कैपिटल गेन टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स एट्सेट्रा, ये सब प्रॉपर्टी लिंक्ड टैक्सेस है। यहाँ पे देखो, नाउ द टैक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। One is the direct tax and second one is the indirect tax. तो क्या बोला, टैक्स का दो पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सी द इंटरेस्टिंग थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अभी इसमें जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का जो प्राइम एग्जाम्पल है एंड जो आपके सिलेबस में है, दैट इज इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो आपके सिलेबस में है, दैट इज जीएसटी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ओवर हियर। तो डायरेक्ट टैक्स में देखो, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। भला ये डायरेक्टली कैसे इंसिडेंस बियर कर रहा है? सोचो, जो इनकम टैक्स में आपको सैलरी मिलता है, तो उस सैलरी के ऊपर आपका एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता है एंड ईयर एंड में आप रिटर्न फाइल करते हो,
बैलेंस अमाउंट आप पे करके चलते हो, या फिर कुछ डिमांड बनेगा, नहीं तो रिफंड बनेगा। तो इनकम अर्निंग्स आपका है, टैक्स भी आप ही पे करके चल रहे हो। सो द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट collects the same from the ultimate consumer, thus incidence of tax is shifted to other person। देखो, जो अर्लियर वैट रेजिम था, वैट में भी यही होता था। जो इंटरमीडिएरी लेवल्स हैं ना सप्लाई चेन में, दे डोंट पे द टैक्स बर्डन टू द गवर्नमेंट, बिकॉज उनको हर एक स्टेज में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली द एंड कंज्यूमर suffers the tax burden, right? So incidence of tax is shifted to other person. Only remember the highlighted part, directly bears the incidence of tax, और यहाँ पे incidence of tax is shifted to other person, right? फिर next difference is income tax में progressive income tax is progressive in nature। इसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पे explain किया हुआ है। देखो, progressive का मतलब high tax rates फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। अभी इसका क्या मतलब है, स्लैब रेट्स इंक्रीजेस विथ टोटल इनकम, दिस इज द क्रक्स। एंड यहाँ पे तो कीवर्ड क्या होगा अपना, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव। अभी रिग्रेसिव क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है। ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन, इसका क्रक्स है इक्वली बियर द बर्डन, राइट। एंड दो मेजर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, एक तो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट इनकम टैक्स आ गया, एंड जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जीएसटी है एंड कस्टम ड्यूटी है। जो कस्टम ड्यूटी है ये स्पेसिफिकली सीए फाइनल के सिलेबस में है, आपका इंटरमीडिएट लेवल पे कस्टम ड्यूटी है नहीं, तो सीए फाइनल में तब डिस्कस करेंगे ये चीज़। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर पार्ट 2 विच इज़ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का कुछ यूनिक फीचर्स है, एंड दीज फीचर्स आर नॉट एट ऑल, ठंडा हो गया यार, दीज फीचर्स आर नॉट एट ऑल एट पार विद द डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। एक एक करके सीखेंगे। देखो, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये तो जनरल नॉलेज हो गया ना। तो गवर्नमेंट कोई टैक्स सिस्टम बनाती है तो डेफिनेटली वो उनका रेवेन्यू को बढ़ाएगा। तो क्या बोलता है भला, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू बोथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का जो रेवेन्यू है उसका 50% से ज़्यादा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम से आ जाते हैं। फिर टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आपके, ये दिस इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे ये टैक्सेशन जो है वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है एंड नॉट ऑन इनकम, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट के हिसाब से ही इसका नाम रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो कोई आपको अगर पूछे इनडायरेक्ट टैक्सेशन नाम क्यों है, तो आप यही बोलना कि कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लेवी होता है एंड नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इनकम, दिस इज द नेम। तो नाम का ये मीनिंग है इनडायरेक्ट का। फिर अपना तीसरा पॉइंट इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन टू एंड कंज्यूमर, मतलब जो बीच वाले लेवल्स है, जैसे मैन्युफैक्चरर से चालू हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो पहला जो 3 स्टेजेस है वो लोग को आईटीसी मिल जाएंगे। तो आईटीसी मिलने के वजह से टैक्स बर्डन उनके ऊपर नहीं गया, तो अल्टीमेटली द एंड कंज्यूमर पेइंग द टैक्स, राइट। फिर नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, देखो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल जनरली द टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स, जो गुड्स के एमआरपी है उसमें ही जीएसटी इंक्लूडेड रहता है, हेंस द बायर पेज विदाउट एक्चुअली नोइंग।
कई बार ऐसा होता है, आप कोई चीज़ खरीद लेते हो, आपको इवन पता, हम लोग तो पढ़ते हैं जीएसटी इसलिए हमको इतना समझ में आ जाता है कि जीएसटी इंक्लूडेड है, बट द जनरल परसेप्शन मतलब लोगों को उतना पता भी नहीं होता है एंड उनको वो तकलीफ वो महसूस भी नहीं कर पाते हैं एंड जीएसटी पे कर देते हैं. दिस इज वाई दे आर सेइंग नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट बेंच, राइट. फिर इन्फ्लेशनरी. इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज. मतलब जो जो कमोडिटी या फिर सर्विसेज आप खरीदोगे उसका प्राइस कंट्रोल करने का एक जीएसटी का जो रेट्स है दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दैट प्राइसेस. तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है ये रिलेशनशिप भी इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी हद तक गवर्न करती है. फिर अपना नेक्स्ट क्या है, वाइडनिंग द टैक्स बेस. तो वाइडनिंग द टैक्स बेस, दिस इज ऑब्वियसली अ जनरल नॉलेज वाला पॉइंट. नंबर ऑफ टैक्सेबल पर्सन इंक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट टैक्स कलेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज. फिर प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. अभी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखो सोशल वेलफेयर के जरिए में क्या समझा रहा है, हायर टैक्स रेट्स आर लेविड ऑन सिन गुड्स. देयर इज अ क्लास ऑफ गुड्स जो डीमेरिट गुड्स होते हैं, लाइक टोबैको, पान मसाला, कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम. तो ये सारे गुड्स, इसको सिन गुड्स बोलते हैं. अल्कोहल भी उसमें आ जाते हैं. तो एक तो गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दीज आर्टिकल्स एंड दे इंक्रीज एंड इसके ऊपर ज़्यादा एक हायर टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, दैट इज 28%. तो यहाँ पे देखो जो बेनिफिट है ना वो टू फोल्ड है. ये क्या बोला मैंने, सिन गुड्स या फिर डीमेरिट गुड्स, राइट. इसका मोटिव क्या है, एक तो रिड्यूसेस द कंजम्पशन एंड दूसरा इंक्रीजेस द स्टेट रेवेन्यू. फिर रिग्रेसिव इन नेचर, वो तो अभी अभी सबके लिए, मतलब रिग्रेसिव का क्या मतलब है, इक्वल टैक्स बर्डन फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स. तो ये रिग्रेसिव इन नेचर हो गया. तो गाइज दिस वाज आवर पार्ट 2 एंड दिस सेज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो क्या क्या है, पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट वाज an important source of revenue. Our second point is tax on commodities and services and not on income. Our third point is shifting of burden to end consumers. फिर no perception of direct pinch, यहाँ पे कीवर्ड रहेगा direct pinch वाला. फिर inflationary, मतलब डिमांड सप्लाई को वो बैलेंस मेंटेन करता है. फिर वाइडनिंग द टैक्स बेसिस, नंबर ऑफ टैक्सेबल पर्सन इंक्रीजेज एंड टैक्स कलेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेज. फिर प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, जो सिन गुड्स है उसका चक्कर है, याद रख लो. एंड द लास्ट पॉइंट इज रिग्रेसिव इन नेचर विच सजेस्ट्स इक्वल टैक्स बर्डन फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, बट whereas in case of your direct taxation which is progressive in nature. ठीक है. देन पार्ट 3, जेनेसिस ऑफ जीएसटी. मतलब जीएसटी का जो ओरिजिनेशन पाथ था वो कैसे हुआ, मतलब इन फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, जब जीएसटी का आइडिया जनरेट हुआ वहाँ से कौन से डेट में कैसे कैसे वो जीएसटी का जो यात्रा है इंडिया में वो कैसे आज का जो जीएसटी का सिस्टम है इतना तक पहुँचा. तो गाइज स्टार्टिंग विथ द ईयर 2000, फर्स्ट the PM at that point in time, the Prime Minister introduced the concept of GST in the year way back 2000. फिर उसके बाद वाला स्टेप में 2006 में, वो टाइम में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने अनाउंस किया दैट GST वुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010. फिर ये हो नहीं पाया. अल्टीमेटली जब अपना बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए तो 2014 में दे पास्ड द
122 122वां जो अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट में पास हुआ। एंड फिर उसके बाद 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ। फिर 2017 देखो 2017 में दो घटनाएं हैं। एक तो 2017 में देखो जो 1 जुलाई है, दैट वाज द हिस्टोरिक डे। जीएसटी वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। इनिशियली इट वाज एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट, ये जो है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जीएसटी केम इनटू फोर्स। ये देखो इस दिन में नरेंद्र मोदी जी का सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके एक बहुत अच्छा वो सेमिनार था जीएसटी लॉन्च में, तो वो यूट्यूब में आज भी है अपलोडेड, जाके देख सकते हो ऑब्वियसली। फिर 2017 में 8 जुलाई ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर को भी जीएसटी के दायरे में इंक्लूड कर लिया गया, राइट। सो दिस वाज आवर जीएसटी का जेनेसिस, या फिर ओरिजिनेशन पाथ बोल सकते हो। मैं तो जीएसटी यात्रा के हिसाब से इसको बोलता हूँ कि सबको ये थोड़ा इजी बैठे एंड याद भी रह जाए, जीएसटी का यात्रा, ठीक है। फिर आवर नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। देखो अर्लियर इट वाज वैल्यू एडेड टैक्स, तो जो वैट रिजाइम है उसी को जीएसटी में वही सेम कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट इज टैक्स विल बी लेविड ऑन वैल्यू एडिशन इन द ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। भला ये सप्लाई चेन होता क्या है? It starts with the manufacturer, then the goods is passed on to the distributor, then the distributor pass it on to the retailer and फिर end consumer। तो जो मैन्युफैक्चरर है इसको भी आईटीसी मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी यहाँ पे आईटीसी मिल जाते हैं, रिटेलर को भी आईटीसी मिल जाते हैं, एंड जो एंड कंज्यूमर है इसको यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है, एंड फाइनली जीएसटी इज लेविड। तो ये था अपना वैल्यू चेन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में वैल्यू एडेड टैक्स को ही कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज वैल्यू एडिशन। फिर सप्लाई इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी में टैक्सेबिलिटी कब आता है? जब सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होता है। भला इसका मतलब क्या है? जीएसटी इज लेविड ओनली ऑन सप्लाई, दैट इज वंस अ ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई देन ओनली जीएसटी गेट्स अट्रैक्टेड। फिर टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू फाइनल कंज्यूमर, ये तो अब स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। मीन्स कैस्केडिंग का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। तो गाइज प्रीवियसली क्या होता था? वैट वाज लेविड ऑन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब क्या है अभी इसको समझने के लिए देखो, पुराने टैक्स सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरर होते थे ना, मैन्युफैक्चरर को ऑन मैन्युफैक्चरिंग दे हैड टू पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तो देखो कोई गुड्स का अगर प्राइस है 100 रुपीज़ तो उसके ऊपर 10% जो रेट है मैं वो आर्बिट्ररी ले रहा हूँ। तो फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, डू नॉट कॉन्टेस्ट विद द रेट्स। तो मैन्युफैक्चरर का समझो 100 रुपीज़ का कोई आर्टिकल उसने बनाया, 10 रुपीज़ का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया, तो अल्टीमेटली उसका कंबाइंड कितना प्राइस पड़ा, मतलब प्राइस बना 100 प्लस 10% 110। फिर वो जब उसके नेक्स्ट लेवल को पास ऑन करता था वो प्रोडक्ट, मतलब टू हिज इन द डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ही यूज टू चार्ज वैट ऑन 110। तो ये जो 110 है ना, इसमें 10 रुपीज़ तो टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर फिर से आप वैट कलेक्ट कर रहे हो, तो टैक्स ऑन टैक्स, मतलब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्सेस का, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। तो इसको हटाना था, एंड नाउ जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट को काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है। तो इसका इक्वेशन आप लोग कैसे याद रखोगे? देखो, जो मैन्युफैक्चरर लोग थे
दे यूज टू पे सेंट्रल CED फॉर सेंट्रल एक्सेस ड्यूटी। तो इसमें क्या है, जो कॉस्ट होता था, कॉस्ट के ऊपर सेंट्रल एक्सेस ड्यूटी लगा, ये पूरा जो अमाउंट आया, मीन्स अपने एग्जाम्पल में कॉस्ट था 100 रुपीज़, फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आया 10 रुपीज़, 110 रुपीज़ के ऊपर एज अ वैट रेट ऑफ 4% कलेक्ट कर रहे हो। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। आप लोग इस एस्टरिक मार्क्स के अंदर जितना पार्ट है ये देख लोगे ना एग्जाम डे में, तो आपको कास्केडिंग इफेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। फिर अपना नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। तो गाइज ये देखो, एक छोटा सा प्यारा सा तो नहीं बोलूँगा, बट छोटा सा एक डायग्राम मैंने बना के रखा है कि जीएसटी का ज़रूरत क्यों आया। देखो, कोई भी नया चीज़ जब बन के निकल के आता है ना, तो उसके पीछे देयर इज़ डेफिनेटली कोई अच्छा, मतलब कोई रीज़न, ऑब्वियस रीज़न होगा, तभी पुराने सिस्टम से हम लोग नए सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो देयर वेयर फ्यू डेफिशिएंसीज इन द वैट टैक्सेशन सिस्टम, उसको रिमूव करने की ज़रूरत हो गई थी। तो नीड्स फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में जीएसटी अचीव्ड अ सक्सेस बाय रिड्यूसिंग द डेफिशिएंसीज, राइट। इसका ये कॉन्सेप्ट को हम लोग ये चेन में समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज डबल टैक्सेशन। देखो, पहले क्या डबल टैक्सेशन होता था, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस थे, लाइक रेस्टोरेंट वाली जो सर्विस है उसका एग्जांपल ले लो। पहले ना जो रेस्टोरेंट वाले लोग थे, वो रेस्टोरेंट में जो खाना है, फूड, दैट इज़ गुड्स, एंड जो रेस्टोरेंट वाले जो डाइनिंग फैसिलिटी है वो सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों कैटेगरी में टैक्सेबल था। तो इसमें क्या देखो, एक सेम ट्रांजैक्शन, उसमें गुड्स का भी रेट्स लगते थे एंड सर्विस वाला रेट्स भी लगता था, तो डबल टैक्सेशन हुआ करता था। एंड नाउ इन द न्यू जीएसटी सिस्टम देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो डबल टैक्सेशन को काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया। एक तो पॉइंट हुआ डबल टैक्सेशन, फिर दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट, अभी मैंने डिस्कस किया, एक्साइज के ऊपर वैट लगता था, नाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रिमूव्ड। फिर तीसरा जो मेन पॉइंट, मेन डेफिशिएंसी था, पहले देयर वर मेनी टैक्सेस, सो जितने टैक्सेस होंगे उतने टैक्सेबल इवेंट्स, उतने कंप्लायंसेस। तो अभी जो अपना प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनका ये ड्रीम है वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी आने के बाद काफ़ी हद तक ये सपना पूरा हो रहा है अभी। तो कंप्लायंसेस बर्डन कम हुआ टैक्स पेयर्स के। एंड द फोर्थ डेफिशिएंसी वाज मल्टीपल टैक्स इवेंट्स। पहले क्या, वैट का एक टैक्स इवेंट, सर्विस टैक्स का अलग सा टैक्स इवेंट, एक्साइज ड्यूटी का अलग से टैक्स इवेंट्स। तो नाउ यूनिफॉर्मिटी इज अचीव्ड, सिंगल टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई। फिर डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। देखो, अभी जीएसटी आने के बाद कुछ बेनिफिट्स हुआ। एक तो क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया, मतलब इसका क्या मतलब है, सेम टैक्स रेट्स अक्रॉस द कंट्री। पुराने टाइम में हर एक स्टेट में वैट रेट्स अलग हुआ करते थे, तो अभी क्या हुआ, वन इकोनॉमिक इंडिया अचीव हुआ, ये ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा पॉइंट इज मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, सारा चीज़ हम ही लोग बनाएंगे इंडिया में, उसको भी बूस्ट मिला काफ़ी हद तक। फिर सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। जो सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, पहले क्या होता था, स्टेट वाइज अलग अलग गुड्स को जब हम लोग ट्रक में लोड करके मूव करते थे, तो रोड के लिए जो परमिट है, तो जो मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन था ना, वो स्टेट वाइज अलग अलग हुआ करते थे। अभी क्या हो गया है, पैन इंडिया बेसिस में गुड्स जब मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट पे एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज ई वे बिल। जो ई वे बिल है, अभी पैन इंडिया बेसिस में देयर इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एंड ई वे बिल कब जनरेट होती है, ऑन मूवमेंट।
तो मूवमेंट जब होगा तभी ई वे बिल जनरेट करना होता है. दिस हेल्प्स इन अ सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स, राइट. फिर आर नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट. देखो, जो एसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, दिस सेक्टर गॉट अ बूस्ट ड्यू टू जीएसटी. एंड जहाँ पे कोई सेक्टर में बूम होता है या फिर बूस्ट होता है, उसके बाद ऑब्वियस सा बात है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. तो यहाँ पे जो मेन की बेनिफिट्स हैं, एक तो वन इकोनॉमिक इंडिया बना, फिर मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला, सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन पैन इंडिया बेसिस, ई वे बिल एंड इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट. These are the key benefits of GST. फिर our next part is GST framework in India. देखो, इंडिया में जो GST का कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली अ डुअल GST मॉडल. अभी भला इसको डुअल GST मॉडल क्यों बोलते हैं? देखो, ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आपको शायद ही ना पूछे, बट लाइफ में आप लोग कभी कहीं कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू ड्रिल योर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट द सिस्टम. ठीक है, कभी आप लोगों को पूछ लिया कि डुअल मॉडल क्यों बोलते हैं? बड़ा ही सिंपल है. देखो, डुअल मॉडल इसलिए बोलते हैं, जीएसटी में एक तो इंटर स्टेट वाला जीएसटी कैटेगरी है, दूसरा है इंटर स्टेट वाला कैटेगरी. जो इंटर स्टेट जीएसटी होगा उसमें CGST and SGST both will be levied, that is CGST 50% and SGST 50% both will be levied. and जो मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली इंट्रा है एंड this will be inter, right guys? हाँ, तो जो इंट्रा स्टेट है मतलब विद इन द स्टेट, उसमें दो है, CGST SGST 50% 50%. एंड जो इंटर स्टेट मतलब जहाँ पे दो स्टेट्स नहीं तो दो यूनियन टेरिटरी नहीं तो दो कंट्री इन्वॉल्व है, वो केसेस आईजीएसटी में कवर होते हैं, वहाँ पे आईजीएसटी विल बी लेविड. एंड एक ये चीज़ देखो, आईजीएसटी जो है ना, दिस विल बी अ सिंगल टैक्स एंड 100% जो टैक्स आईजीएसटी के हिसाब से ही चार्ज हो जाएंगे. एंड जो आईजीएसटी है, इसका एक्सक्लूसिव पावर इज विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ये सेंट्रल का लेवी है, तो सेंट्रल इसका एक्सक्लूसिव पावर है सीजी को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल नंबर क्या है वो बाद में आते हैं उसमें. ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सीजी. फिर देखो, जो CGST SGST है, यहाँ पे बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेवीज GST. मतलब यहाँ पे शेयर्ड पावर है CG एंड SG का, राइट. जो इंटर स्टेट है, यहाँ पे CG एंड SG का शेयर्ड पावर है, एंड जो IGST है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट. तो गाइज देखो, बेसिकली 4 तरह का GST आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा. पूरा जो GST का हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो CGST, दूसरा SGST, तीसरा UTGST एंड द फोर्थ वन इज IGST. तो जो CGST, SGST, UTGST है, दीज आर इंट्रा स्टेट एंड मतलब दीज आर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लेवीज. जो इंटर एंड IGST है, ये इंटर स्टेट सप्लाई के केस में लेवी होगा, एंड दिस इज अ सेंट्रल लेवी. ठीक है, फिर GST के लेजिस्लेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. GST इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज हम लोग जितने भी लॉ पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें मोस्टली एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, बट इसमें ये देयर इज एन एक्सेप्शन, GST इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, देखो
इसमें अभी कुछ नेचुरल स्टेट्स हैं, जो नेचुरल स्टेट्स है उसके एग्जाम्पल तो देना नहीं चाहिए, फिर भी मैं दिए दे रहा हूँ। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो दीज आर नेचुरल स्टेट्स एंड देयर आर यूनियन टेरिटरी। अभी यूनियन टेरिटरी दो कैटेगरी के हैं, एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन, जो विथ लेजिस्लेशन वाला यूनियन टेरिटरी है, मतलब इनका अपना स्टेट असेंबली है, अपना लेजिस्लेशन है, लाइक उसमें दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है एंड पुदुचेरी है, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी वाले को भी ना डीम्ड स्टेट मानते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन, दिस विल फॉल अंडर डीम्ड स्टेट्स। तो ये जो states and union territory with legislation, these will be covered under SGST Act 2017 and बाकी और अपना नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन, मतलब जो यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेशन, अपना असेंबली नहीं है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके एग्जाम्पल में एक लद्दाख है, दमन दीव है, चंडीगढ़ आते हैं, तो दीज विल बी गवर्न्ड बाय द UTGST एक्ट, ठीक है। चलो, आई होप इतना तक आप लोग क्लियर हो। फिर नेक्स्ट अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स रेट है, ये रेट कौन सा लगेगा, इसको डिफाइन किया हुआ है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। देखो, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत एक क्लासिफिकेशन सिस्टम मेंटेन किया, मतलब एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, विच इज, जिसको हम लोग बोलते हैं HSN नंबर। जो HSN नंबर है उसके बेसिस पे हम लोग टैक्स रेट डिफाइन करेंगे। HSN का पूरा क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी इसको डिटेल में, ये आप लोगों का सिलेबस में है नहीं वो सिस्टम क्या बोलता है क्या नहीं, बट आप लोग इतना अभी के लिए जान लो कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज टू डिटरमाइन द टैक्स रेट्स, जो टैक्स रेट कौन सा लगेगा वो डिटरमाइन होता है HSN नंबर के बेसिस में। एंड HSN सिस्टम जो है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये उठ के आया हुआ है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 से। MCQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड रेट्स फॉर गुड्स एज पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट, ठीक है। फिर देखो GST कॉमन पोर्टल। GST कॉमन पोर्टल भला क्या है, GST कॉमन पोर्टल इज www.gst.gov.in। ये उनका वेबसाइट है, ये वेबसाइट को GST के लैंग्वेज में कॉमन पोर्टल बुलाया जाता है। कॉमन पोर्टल का भला काम क्या है, एक्ट्स एज अ ब्रिज इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स। तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे टैक्स पेयर्स है, राइट। ये दोनों के बीच ना एक ब्रिज चाहिए, एंड दिस ब्रिज इज कॉमन पोर्टल। दिस फैसिलिटेट्स, अभी क्या क्या काम होता है, द GST कॉमन पोर्टल फैसिलिटेट्स योर रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट्स, रिटर्न फाइलिंग्स, ITC यूटिलाइजेशन एंड रिफंड क्लेम्स। तो ये सारा काम GST पोर्टल के थ्रू होता है, एंड द पोर्टल इज www.gst.gov.in। फिर कॉम्पेंसेशन सेस, देखो, ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स, लाइक जो सिन गुड्स मैंने कहा था ना पहले, दीज आर सिन गुड्स। ये सिन गुड्स लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक, मोटर कार्स एट्सेट्रा, ये सब गुड्स के ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट्स अबव GST एक एप्लीकेबल होता है। मतलब समझो, अगर 1000 रुपीज़ का कोई 100 रुपीज़ का कुछ टोबैको प्रोडक्ट है, सिगरेट्स एज फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर अगर GST का रेट है 28%,
तो सिर्फ जीएसटी नहीं, जीएसटी के ऊपर देयर विल बी अनदर लेवी दैट इज कॉम्पेंसेशन सेस। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्लस जीएसटी वो सारा के ऊपर कंबाइंडली आपको कंपेंसेशन सेस पे करना है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कॉस्ट इनटू जीएसटी रेट, ये जो अमाउंट निकल के आया फिर उसके साथ ऐड होगा कॉस्ट इनटू योर कॉम्पेंसेशन सेस। ये दोनों को मिला के जो अमाउंट आता है, दिस विल बी योर मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट? सो दिस वाज आवर छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप यू क्लियर इन दिस थिंग। फिर देखो, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी देयर आर सर्टन आर्टिकल्स विच आर आउटसाइड द परव्यू, मतलब वो लोग वो आइटम्स अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। एक कौन सा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर वैट एप्लीकेबल है एंड एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा अपना क्या है? देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी अभी तक जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो पेट्रोलियम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एक तो पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल जिसको मोटर स्पिरिट के, पेट्रोल को मोटर स्पिरिट भी बुलाते हैं, नेचुरल गैस जो सीएनजी है, एंड एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर से बोलो, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस। तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसमें जीएसटी नहीं लगते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट एप्लीकेबल है, वैट प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें ना जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट, एज ऑफ नाउ नथिंग इज नोटिफाइड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। As of now nothing is notified and the GST will be levied from a notified date. As of now nothing notified. क्या लगता है भला इस पे? वैट एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने जो लिखा है ना, दिस इज एज पर आवर, मतलब ये जो फ्यूचर में लेवी होगा ये राइट कहाँ से आया? दिस इज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दिया है, ठीक है। देखो, फिर एक एक्सेप्शन है, इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है, एंड जो ओल्ड जीएसटी मतलब न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है। दिस इज एन एक्सेप्शन। कभी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे को पूछ सकते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स जो भी है टोबैको में, बोथ न्यू टैक्सेस एंड ओल्ड टैक्सेस दोनों ही लेवी होते हैं। न्यू टैक्स मतलब जीएसटी, ओल्ड टैक्स मतलब सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। मतलब सबस्यूम्ड का क्या मतलब है? मर्ज्ड विद जीएसटी। तो पहले तो देखो, 2 टाइप के टैक्स इसमें डिस्कस करेंगे, एक तो सेंट्रल लेवल टैक्स एंड स्टेट लेवल टैक्स। सेंट्रल लेवल टैक्सेस में एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी दैट इज सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फिर सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। एंड स्टेट टैक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट वैट, सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग एंड यहाँ पे गैम्बलिंग भी होगा। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, जो मूवी टिकट्स के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं। फिर लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारा चीज़ सबस्यूम्ड होके जीएसटी में समा गया। हाँ, ये थोड़ा सुनने में फनी लगता है, बट ऐसा बोलने से आपको याद रह जाएंगे। तो इतने सारे जो पुराने टैक्सेस थे, दीज आर सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो बिफोर, पहले क्या सिचुएशन था, अभी सिचुएशन क्या बना? बिफोर देयर वाज, देखो ये बेसिकली दिस इज द 4 पिलर ऑफ जीएसटी।
इसको आप लोग बोल सकते हो 4 पिलर्स ऑफ जीएसटी। पहले मल्टीपल टैक्सेस था, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स था, मल्टीपल प्रोसीजर्स थे। अभी नया सिचुएशन जीएसटी में क्या बना? जीएसटी आने के बाद देयर इज अ सिंगल टैक्स, सिंगल टैक्सेबल इवेंट, यूनिफॉर्म लॉ, कंप्यूटराइज प्रोसीजर्स। फिर दूसरा क्या क्या बेनिफिट्स हुआ? दिस इज बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ऑल द बेनिफिट्स टुगेदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अचीव हुआ, लेस कंप्लाइंसेस, अभी सिंगल टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है तो कंप्लाइंसेस कम हो गया, लिक्विडिटी इंप्रूव हुआ, बिजनेसेस का जो पहले फंड ज़्यादा ब्लॉक्ड रहता था वर्किंग कैपिटल साइकिल में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना बिकॉज सारे स्टेट्स में सेम रेट ऑफ टैक्सेशन है तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना, लेस कंप्लायंस कॉस्ट। ठीक है, देखो फिर अपना ये डिस्कशन में और थोड़ा सा ही बाकी है, जो अपना पार्ट 7 है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो गाइज देयर आर फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक तो आर्टिकल 246A है, तो प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट सप्लाईज। जो इंटर स्टेट सप्लाईज है ना, मतलब दो स्टेट्स के बीच में, तो दो यूनियन टेरिटरी के बीच में या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये सब चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट्स। जो मैंने ऊपर आप लोगों को दो जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोला था, ये एक है 246A, एंड grants this article also grants the power to levy tax on 5 petroleum products from future notified date on recommendation of GST council। तो आर्टिकल 246A का डिस्कशन पहले भी था, आप लोग शायद इंटरलिंक कर लिए होंगे इस चीज़ को। फिर आर्टिकल 269A, IGST collected by central government shall be apportioned between states and union territories in the prescribed manner on recommendation of GST council। जो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो आईजीएसटी को बाद में फिर से जो दूसरे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, री रूटिंग होता है फंड्स का। तो यही बोल रहा है आर्टिकल 269A। जो इसका जो दो मेजर इम्पैक्ट है, ये देखो, एक तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है ना, दीज आर डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाईज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमेशा आईजीएसटी विल बी लेविड, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस है, पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज द क्रक्स पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल 269A। फिर आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A डिस्कसेस अबाउट जीएसटी काउंसिल। दिस आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तो जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स विच इज कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। फिर देखो जीएसटी काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना है। एक तो देखो ये है जीएसटी काउंसिल, यहां से शुरू करना है। जो ये जो टैक्स पेयर्स है ना, देखो फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इंडस्ट्री से। दिस इज आवर स्टेप ए। इंडस्ट्री, ये पर्पसेस है एनी रिफॉर्म, फिर एग्जेम्पशन कुछ प्रोडक्ट्स में चाहिए, या फिर टैक्स रेट्स बढ़ाना है, घटाना है, या फिर कंप्लायंस रिलेटेड कोई भी इशू है, इंडस्ट्री अप्रोच करता है जीएसटी काउंसिल के पास जाके। एंड जीएसटी काउंसिल उसके बाद जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होते हैं, फिर वहाँ पे कोई भी प्रपोजल एक तो एक्सेप्ट होगा या फिर डिनाई होगा। तो प्रपोजल पास कब होता है? देयर इज अ सेलिंग लिमिट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70% ऑफ वेटेड परसेंटेज जब वोटिंग में अचीव होता है। क्या कहा मैंने? 75% और मोर वेटेड एवरेज इन वोटिंग, ये जब अचीव होता है तब कोई भी प्रपोजल काउंसिल में पास हो जाएगा। एंड काउंसिल में प्रपोजल पास होने के बाद स्टेप नंबर डी है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उसको एक्ट में तब्दील करेगा, दैट इज एनैक्टमेंट होगा।
फिर वो एक्ट बन जाता है स्टेप नंबर ई में आके, एंड वापस जो एक्ट बन गया या फिर मतलब कुछ अमेंडमेंट आया या फिर नया कुछ एक्ट बना दिया, तो वो सारा चीज़ फिर टैक्स पेयर्स जो है स्टेप नंबर एफ में है, टैक्स पेयर्स उनको ये चीज़ कंप्लाई करके चलना है। तो गाइज इंडस्ट्री में देखो, दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है ना, ब्लू बॉक्स में, इसको आप लोग जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस भी बोल सकते हो। देन वी कम टू जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन लोग बैठे रहते हैं? एक तो वन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारामन जी है, एंड 30 स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो स्टेट्स के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स है वो। फिर जीएसटी काउंसिल में ही उसके अंडर ये सारा चीज़ को देख रेख करने के लिए एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया हुआ है। ये कंपनी का नाम है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। क्या बोला मैंने? ये कंपनी का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, राइट। फिर इसके गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेंटेन करके चलता है जो कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, विच इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन पोर्टल। सो गाइज, दिस इज द होल पिक्चर ऑफ द जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फॉर्मेशन। फिर प्रपोजल पासिंग का जो मेथड है इन जीएसटी काउंसिल, उसके बारे में डिस्कशन है। देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वोट रहते हैं, दैट इज ऑफ द सेंट्रल फाइनेंशियल मिनिस्टर, एंड इसका वेटेज है 1/3। एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास 31 वोट्स है, जो स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर्स है वो, एंड इसका वेटेज है 2/3। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। If central government has agreed and 20 states has agreed on a certain matter, then calculate the weighted percentage and decide whether the proposal will be passed or not. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Proposal will be passed or not. So ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड दिया हुआ है। देखो, जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड ये वाला पार्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज है उनका पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वोट में एक वोट मिल गया, तो 1/1 इंटू 100 इंटू 1/3, दिस कम्स टू 33.33%। एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए 20 वोट 31 में से 20 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 100 इंटू 2/3, तो ये आया 43.01%। तो कुल मिला के इसको जब आप टोटल करोगे, दिस कम्स टू 76.34%, एंड विच इज ग्रेटर देन 75%, मतलब विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो डिसीजन क्या है? द रेजोल्यूशन विल बी पास्ड इफ वेटेड परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। फिर प्रोफेसर्स डेस्क, ये मेरा मैं बोलते रहता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं? डू ऑल टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस फ्रॉम ICI मैट फॉर प्रैक्टिस, अदर रेलिवेंट क्वेश्चंस एज वेल, सेपरेट क्लास नीडेड। मतलब मैं क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन का अलग से क्लास बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा आफ्टर वी कंप्लीट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। हाँ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कीप स्टडिंग अंटिल यू क्लियर द एग्जाम। क्या लाइन है यार! This is very important for all you CA aspirants. So guys, this was our first topic, which is introduction and GST in India. I hope ये डिस्कशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज द पूरा चैप्टर सिर्फ 48 मिनट्स में ख़त्म हो गया, एंड आई हैव कवर्ड ऑल द रेलिवेंट पार्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 100% कवर किया है मैंने। तो गाइज, दिस वॉज इट। अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर सप्लाई। तब तक के लिए मैं हमेशा यही बोलते रहता हूँ, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई को कभी इग्नोर करोगे आप, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स, बिकॉज आप लोग आज जो भी पोजीशन में हो उनके ही लिए हो। तो गाइज, जिस दिन आप CA बन जाओगे उस दिन उनके चेहरे पे जो खुशी है, वो खुशी, मतलब वो पल को सोच के ही ये सारा एफर्ट्स आप लोग डालो, बिकॉज
वो खुशी मतलब उनके चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए शायद आप लोग पढ़ रहे हो। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कभी ये सोचने से आपको अलग ही लेवल का एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि यार छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा नहीं। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। दिस वॉज इट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं विद द चैप्टर सप्लाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। बाय। अरे बाय।